नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभिषेक सुमन इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मैनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दोस्तों, आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हुआ करते थे और रिटायर्ड सेवानिवृत्त नागरिक सेवा अधिकारी हुआ करते थे। कांग्रेस का सबसे पहला सेशन बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वो उमेश चंद्र बनर्जी ने की, जिसमें 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का दूसरा सेशन, दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कुल 434 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के शुरुआती दोनों सेशंस में, दोनों सत्रों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक दादा भाई नौरोजी और दूसरे दीन शाह ई वाचा भी हुआ करते थे। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज 434। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, अगला सवाल। Who among the following was associated with the revolt of 1857? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से जुड़ा था? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है मंगल सिंह, दूसरे में ऑप्शन में दिया है कुंवर सिंह, तीसरे ऑप्शन में दिया है चंद्रशेखर, या डी ऑप्शन में दिया है भगत सिंह। तो आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों ही हमारे क्या हुआ करते थे? क्रांतिकारी हुआ करते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर चंद्रशेखर आजाद हुआ करते थे, जिन्होंने 1928 में HSRA की स्थापना की भगत सिंह के साथ मिलकर। कहने का मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे। दो ऑप्शन बचते हैं, मंगल सिंह और कुंवर सिंह। तो आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति की सबसे पहली घटना पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में एक विद्रोह था, जो कि मंगल पांडे ने किया था। लेकिन यहां पर मंगल सिंह ऑप्शन है। लेकिन आप जानते हैं कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व बिहार के आरा नामक स्थान से कर रहे थे। यानी कि 1857 की क्रांति में इन चारों लोगों में से कौन शामिल थे? कुंवर सिंह, जिन्होंने ज्यादा उम्र में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निश्चय किया। और उन्हें जाना जाता है, वो प्रसिद्ध है इसी बात से, इसी चीज से, कि उम्र दराज होते हुए भी उन्होंने ब्रिटिश शासन का विद्रोह किया और 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला सवाल देखिए। डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर द पेशवाज वॉन ओवर शिवाजी? शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद डैश मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई। वैसे तो आप जानते हैं कि पेशवाओं ने शिवाजी पर विजय हासिल नहीं की थी। भाई, जब शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में महाराष्ट्र के रायगढ़ में कराया, तो उन्होंने मराठा साम्राज्य की राजधानी ही किसको बनाया था? रायगढ़ को बनाया था। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने शासन संभाला। लेकिन जब औरंगजेब के द्वारा संभाजी की हत्या करवा दी गई, तो संभाजी के ही भाई राजा राम ने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। लेकिन राजा राम की भी हत्या 1700 ईस्वी में करवा दी गई। तो राजा राम की पत्नी ताराबाई ने मराठा शासन संभाला। लेकिन जब 1707 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्रैंडसन पौत्र शाहू मुगलों की कैद से आजाद कर दिए गए, तो ताराबाई और शाहू के बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसके तहत छत्रपति शाहू महाराज अब क्या बन गए? मराठा साम्राज्य के अगले शासक बन गए। और उन्होंने, आप जानते होंगे, अपनी राजधानी को रायगढ़ के स्थान पर सतारा स्थानांतरित कर लिया। लेकिन इन्हीं के द्वारा पेशवाई सिस्टम शुरू किया गया, पेशवाई प्रथा शुरू की गई। और पेशवाओं के द्वारा मराठा साम्राज्य की राजधानी ना तो रायगढ़, ना ही महाराष्ट्र के सतारा, बल्कि महाराष्ट्र के ही समीप पुणे या पूना नामक स्थान को बनाया गया। तो पेशवाओं की कैपिटल, राजधानी क्या हुआ करती थी? पुणे हुआ करती थी। राइट आंसर विल बी पूना। अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जिसने 8th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक दक्कन में शासन किया, चालुक्यों को उखाड़ फेंका और चालुक्यों को ही हटाकर उनके स्थान पर दंती दुर्ग नामक एक शासक ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऑप्शंस दिए हैं ध्रुव, समुद्रगुप्त, कनिष्क या अशोक। तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे पराक्रमी शासक माना जाता है।
कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा माना जाता है और सम्राट अशोक आप सब जानते हैं मौर्य वंश का सबसे महान शासक हुआ। स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, ध्रुव एक राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था। और याद कीजिए, जब हम कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूटों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? ध्रुव कर रहा था। तो ध्रुव वॉज अ राष्ट्रकूट रूलर, राष्ट्रकूट वंश का राजा था ध्रुव। ना तो समुद्रगुप्त, ना तो कनिष्क और ना ही अशोक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। एक कॉलम में डांस के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित स्टेट्स दूसरे कॉलम में दिए गए हैं। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले दिया है गतका। आप जानते हैं गतका एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसका संबंध पंजाब से है और पंजाब के सिखों के द्वारा किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है गतका, यानी कि ए के साथ मिलान होगा 4 का। ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि ए के साथ केवल एक ही ऑप्शन में 4 का मिलान किया गया है। ऑप्शन बी को जल्दी से राइट आंसर कर देंगे। इसके बाद बी में दिया है मटकी, तो आप जानते हैं मटकी का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला दिया है अलकप, तो आप जानते हैं अलकप का संबंध झारखंड से है। हालांकि अलकप झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से संबंधित है, लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं है। और लास्ट बचता है पाइका, तो आप जानते हैं पाइका नृत्य का संबंध ओडिशा से है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल है, हमने केवल एक मैच किया था गतका पंजाब के साथ और वहीं से हमारा आंसर हमें मिल गया। अगर कुछ और ऑप्शन में भी ए के साथ 4 का मिलान किया जाता तो शायद हमें सोचने की जरूरत पड़ती, लेकिन यहां पर क्वेश्चन बेहद बेहद आसान हो गया। अगला सवाल, इन हैंडबॉल when a player stops dribbling how much time does he have to pass or shoot the ball? हैंडबॉल में जब कोई खिलाड़ी ड्रिबलिंग बंद कर देता है तो उसे गेंद को पास या शूट करने के लिए कितना समय मिलता है? अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई, हैंडबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। और ड्रिबलिंग करते हुए उनको केवल और केवल कितने समय या कितना समय दिया जाता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3 सेकेंड्स। उन्हें 3 सेकेंड के अंदर अंदर बॉल को शूट करना होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 3 सेकेंड्स। इसका सही उत्तर होगा 3 सेकेंड। नेक्स्ट अगला सवाल होता है, हु इज द इंडियन पॉलिटिशियन हु ऑथर्ड करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी? वह भारतीय राजनीतिज्ञ कौन है जिन्होंने साहस और प्रतिबद्धता एक आत्मकथा लिखी थी? आपको बताना है करेज एंड कमिटमेंट किसकी ऑटोबायोग्राफी है। पहले ऑप्शन में दिया है मार्गरेट अल्वा, दूसरे ऑप्शन में दिया है राहुल गांधी। जी नहीं, राहुल गांधी की ऑटोबायोग्राफी नहीं है। अगले ऑप्शन में है लाल कृष्ण आडवाणी या एल के आडवाणी। तो आप जानते होंगे माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एल के आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी की ऑटोबायोग्राफी कहलाती है माई कंट्री माई लाइफ। लास्ट ऑप्शन में दिया है शशि थरूर। तो आप जानते होंगे द एज ऑफ कंटेम्प्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, द एज ऑफ कंटेम्प्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ शशि थरूर। राहुल गांधी तो नहीं होंगे, आडवाणी और शशि थरूर भी नहीं होंगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मार्गरेट अल्वा इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इसका सही उत्तर है मार्गरेट अल्वा। नेक्स्ट अगला सवाल, मरगोकली अ रिचुअल फोक आर्ट फ्रॉम बिलोंग्स टू विच स्टेट? मरगोकली एक अनुष्ठान लोक कला रूप है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आप जानते होंगे दक्षिण भारत के ही 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। लेकिन अगर हम मरगोकली की बात करें तो मरगोकली एक धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है जो कि केरल के क्षेत्र में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा केरला। इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ग्रेजुअली स्टार्टेड इंक्रीजिंग आफ्टर द ईयर ऑफ डैश? भारत में जनसंख्या की वृद्धि किस वर्ष के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगी? याद कीजिए महान विभाजन का काल
किस सेंसस को माना जाता है? यानी कि अब तक इंडिया में हुए सेंसस या भारत में हुई जनगणना में केवल एक जनगणना ऐसी है जिसमें हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में था। यानी कि जनसंख्या बड़ी नहीं थी बल्कि कम हुई थी, जिसका महत्वपूर्ण कारण भीषण अकाल और भुखमरी और महामारी थे। और वो कब हुआ था? तो आप जानते होंगे, ऐसा 1921 के सेंसस में हुआ था। और 1921 के सेंसस के ही बाद ग्रेजुअली हमारी पॉपुलेशन में धीरे धीरे इंक्रीज होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर आप जानते हैं कब आंका गया? 1971 और 1981 की पॉपुलेशन में। इसीलिए 1981 की जनगणना के बाद उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट घोषित कर दिया गया। और आप जानते हैं, हम दो हमारे दो का नारा हमने चीन से क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट, अगला है रायमोना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि ये कहां पर, रायमोना नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि असम में एक न्यूली नोटिफाइड नेशनल पार्क, एक नया अधिसूचित नेशनल पार्क माना जाता है रायमोना नेशनल पार्क, जो कि बोडोलैंड क्षेत्र में स्थित है। और ये फेमस है मानस नेशनल, माफ कीजिए, और ये फेमस है मानस टाइगर रिजर्व के लिए या मानस बाघ अभयारण्य के लिए। ये अपनी जैव विविधता, कई सारे जीव जंतुओं और स्पेशली बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहां पर स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दैट इज असम। अगला सवाल, हु बेस्ट नोन फॉर हिज कैटलॉग ऑफ नेबुला एंड स्टार क्लस्टर्स? नेबुला और स्टार क्लस्टर्स की अपनी सूची के लिए कौन जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शंस दिए हैं जोहान्स केपलर, गैलीलियो गैलीली, मेसियर कैटलॉग या एडविन हबल। आपको बताना है इसमें से नेबुला और स्टार क्लस्टर्स के लिए कौन फेमस है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, चार्ल्स मेसियर की अगर हम बात करें तो चार्ल्स मेसियर ही वो फ्रांसीसी खगोल शास्त्री थे, वो फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में मेसियर कैटलॉग क्या किया था, खोजा था। और जिसके तहत इन्होंने लगभग इस कैटलॉग में 110 गहरे आकाश की वस्तुओं को खोजा था या उसकी खोज की थी। तो उसके लिए फेमस है मेसियर कैटलॉग। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस इन इंडिया? क्षमता के अनुसार भारत में सड़कों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? भारत में सड़कों के कितने वर्ग या कितने क्लासिफिकेशन है, कितने वर्गीकरण है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 6। सबसे पहले आते हैं एक्सप्रेसवेज। सबसे पहले आते हैं एक्सप्रेसवेज। और आप जानते हैं एक्सप्रेसवेज ज्यादातर लंबी दूरी तय करने के लिए होते हैं, जिसमें गति सामान्य तौर पर क्या होती है, अत्यधिक होती है। और इसमें बहुत ही कम क्या होते हैं, एग्जिट्स होते हैं, उन्हें एक्सप्रेसवेज कहा जाता है। इसके बाद आते हैं नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, माफ कीजिए नेशनल हाईवेज। अगले होते हैं नेशनल हाईवेज या राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि विभिन्न राज्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं या महत्वपूर्ण स्थानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का काम करते हैं, वही कहलाते हैं नेशनल हाईवेज, जो कि आते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसके बाद एक होते हैं स्टेट हाईवेज, राजकीय राजमार्ग, जो कि एक ही राज्य में विभिन्न जिलों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं को राज्य राजमार्ग कहा जाता है। इसके बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो कि जिला मुख्यालयों को विभिन्न शहरों से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहा जाता है। एक आती है विलेज रोड्स,
वो सड़कें जो गांव को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विलेज रोड्स कहा जाता है, उन्हें ग्रामीण सड़कें कहा जाता है। और एक होती है बॉर्डर रोड्स या सीमा सड़कें, जो हमारे देश में महत्वपूर्ण सीमाओं पर बनी हुई क्या होती हैं? सड़कें होती हैं, उन्हें बॉर्डर रोड्स या सीमा सड़कें कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्षमता के आधार पर हमारे देश में रोड्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। समझ गए बात? अगला सवाल, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल डैश। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तो आप जानते हैं एडवाइजरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सलाहकार शक्ति आर्टिकल 143 के ही तहत सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल या अनुच्छेद 143 में है। अगला देखेंगे, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी। जर्मनी से तो लिए गए थे इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति आई है जर्मनी से। इसके बाद आता है यूएसए। यूएसए से लिया गया है आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें अमेरिका से आई हैं। इसके बाद है यूके यानी कि ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है और सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया गया है, जुडिशियल रिट्स ली गई हैं। लेकिन आयरलैंड वो देश है जहां से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को क्या किया है? अडॉप्ट किया है, जो कहलाती है सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। इसको लिया गया है कहां से? आयरलैंड से, जिसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 में किया गया है। और आयरलैंड से इसके साथ साथ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके अलावा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेशन या मनोनयन भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। अगला सवाल देखेंगे, हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है कि डी कैंडोल, कार्ल लिनियस, ग्रेगर जोहान मेंडेल और एस सी बोस। तो हम सब जानते हैं एक स्वीडिश बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट हुए हैं कार्ल लिनियस, और इन्हीं के द्वारा टैक्सोनॉमी या इन्हीं के द्वारा वर्गीकरण क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था, डेवलप किया गया था। इन्हीं को माना जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ है डिजीजेस और एक तरफ है उनके सामान्य नाम। आपको बताना है कि इन डिजीजेस का सामान्य नाम क्या है, इन्हें सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले दिया है रूबेला। तो आप जानते हैं कि रूबेला का कॉमन नाम क्या होता है? रूबेला को ही क्या कहा जाता है? खसरा, यानी कि एपिसडेक्सिस। अगले ऑप्शन में दिया गया है, अगले ऑप्शन में है वेरीसेला। तो आप जानते हैं वेरीसेला का ही दूसरा नाम क्या है? वेरीसेला ही चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है। पर्ट्यूसिस
पर्ट्यूसिस तो कॉमन है, आप जानते हैं इसको क्या कहा जाता है, काली खांसी, यानी कि काली खांसी कहा जाता है। और एक है एपिसडेक्सिस, जिसको क्या कहेंगे, नक्सीर, यानी कि ए का मिलान होगा 4 के साथ। दो ऑप्शन है जहां पे ए के साथ 4 का मिलान हो रहा है, बी देखेंगे, बी का होगा 2 के साथ, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य विकास दर क्या थी? क्वेश्चन नंबर 17 है ये। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान की बात करें तो 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली, फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला, जिसमें हमने टारगेटेड जो ग्रोथ रेट थी वो क्या बनाई, 2.1 बनाई। लेकिन इसका रिजल्ट हमें कितना मिला, 3.6%। और आप देख सकते हैं 3.6% ऑप्शन में भी दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, टारगेट 2.1% का था, लेकिन रिजल्ट जो हमें मिला, नतीजा जो मिला, वो 3.6% का था। अगला सवाल, वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICAR इज लोकेटेड, ICAR का मुख्यालय क्या है? याद कीजिए, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, कभी लॉर्ड इरविन के टाइम पर इसकी स्थापना 1928 में की गई थी, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, जिसे हम कॉमनली पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। हालांकि इनिशियली 1905 में ये पूसा बिहार के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित करके इसकी स्थापना कहां पर की गई, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय भी है, इसीलिए ऑप्शन में बिहार पूसा भी मिला है। Which law states that the volume of given masses of gas is directly proportional to its absolute temperature provided the pressure remains constant? कौन सा नियम बताता है कि गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुपातिक होता है, बशर्ते दबाव स्थिर रहे? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल्दी से बता दीजिए इस लॉ को, इस नियम को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, ये कहलाता है फेमस चार्ल्स लॉ, ये कहलाता है प्रसिद्ध चार्ल्स का नियम। और आप जानते हैं कि चार्ल्स के नियम को ही हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। इसी तरीके से इसको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। मैंने उल्टा लिख दिया, पहले मैं ठीक लिख रहा था बिल्कुल। हाँ जी, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। जहां पर V का मतलब है इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, और T1 और T2 का मतलब है इनिशियल एंड फाइनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स, जो कि केल्विन में आका जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान क्या है? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है 6.67430, दो ऑप्शन में दिया है 6.67430, लेकिन है ना, लेकिन एक में दिया गया है -10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और एक में दिया गया है 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत वॉज लॉन्च्ड इन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन कब शुरू किया गया था? आप जानते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, आपको बताना है इसकी शुरुआत कब की गई थी।
तो ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से की गई थी। अगला सवाल, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूआईडीएआई? हाल ही में यूआईडीएआई की के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल, भुवनेश कुमार, सौरभ गर्ग या ज्ञानेश कुमार? तो आप जानते होंगे 1 जनवरी 2025 से यूआईडीएआई के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 के एक आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें ये पद 1 जनवरी 2025 से ही सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 आउट ऑफ 146 कंट्रीज? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2014 में 146 देशों में भारत की रैंक क्या है? कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी कौन से स्थान पर है भाई, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखेंगे 146 देशों में भारत का स्थान 129वां है। अगला सवाल, द श्योक, सोन, सुरु एंड जांस्कर रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? श्योक, सोन, सुरु और जांस्कर नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलुज या सिंधु? ये सारी की सारी इंडस या सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? पहले ऑप्शन में दिया है प्रोटियम, दूसरे ऑप्शन में दिया है ट्रिटियम, तीसरे ऑप्शन में दिया है नो रेडियो एक्टिव आइसोटोप या ड्यूटेरियम। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो हम सब जानते हैं हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा होता है? ट्रिटियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे इन 25 सवालों के सही जवाब और इनके सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।